This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में हमारी कोशिश होती है कि ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ, ख़ासतौर से जो बिज़नेस के हवाले से हैं या इंडस्ट्री के हवाले से, जिसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ चाहिए होती है, बल्कि अगर आप रखते भी हैं तो उसको हमारे साथ ना सिर्फ शेयर कर सकें, बल्कि हम आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात है या अपडेट करते रहें। तो आज हमने सोचा क्यों ना इंडस्ट्री पर बात की जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल स्लो डाउन ऑन इकोनॉमी। हम देख रहे हैं कि ये कुछ दिनों से, खासतौर से जब हम फरवरी के महीने की बात करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई उसमें कि एशिया में पैदावारी सरगर्मियाँ जो हैं वो हमें लगा कि थोड़ी सुकड़ती चली जा रही हैं, ख़ासतौर से पूरे एशिया में। और फरवरी के महीने में कहा जा रहा है कि काफ़ी इसमें स्लो डाउन आया है। इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और ये भी आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है, बेसिकली जो हमारी सनतें हैं वो ज़्यादातर ज़राअत पर मुश्तमिल हैं। और हमने ये भी देखा है कि समझ नहीं आता कि क्या वजह है कि जो बिज़नेस जिस तरह चलता था उस तरह हमें कारोबार होता नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हो या किसी और पे अगर आपका बेस करता है कारोबार, उस लिहाज से भी हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं, मैं चाहूँगी पहले उनका तारुफ आपसे करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मसूद नकी साहब, CEO काइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। इनसे मिलकर उनसे जानते हैं कि क्या ऐसी हकीकत है कि इस वक्त जो ग्लोबल स्लो डाउन आया हुआ है इंडस्ट्रियल जो हमारा शोबा है उसकी तरफ, तो ये है कि हमारे यहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे या नहीं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मसूद साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच मसूद साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैंने काफ़ी सम अप करने की कोशिश की, कुछ ऐसे पॉइंट्स के समझ आ जाए लोगों के हम किस पे बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो चाहूँगी मसूद साहब, जब हम काइट की बात करते हैं, आप CEO हैं काइट के, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं और कब से ये कंपनी है? देखिए, कंपनी को तकरीबन 7 साल हो गए। और ये कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है। आपने देखा होगा हर इंडस्ट्रियल एरिया में या हर सेक्टर में एक ट्रेड बॉडी होती है। तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो ट्रेड बॉडी है इंडस्ट्री की, उसका नाम है काटी, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। काइट जो है ये बेसिकली काटी का एक, आप कह लें, सिस्टर या डॉटर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के लोग, तो ये बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और हमारा काम जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये यानी कि वही है जैसे कि काटी का काम था, ये तकरीबन सेम ही है आपका जो है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। काटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप लोग काइट जो है वो, जी बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल जाते हैं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तरफ। तो मसूद साहब, ये आप 7 साल से आप कह रहे हैं इससे वाबस्ता, 7 साल से है, तो इसके आपके और भी मेंबरान हैं जो आपके इसमें शामिल हैं या जस्ट? जी बिल्कुल, इसके फाउंडर मेंबर चेयरमैन जो थे वो थे हसीब खान साहब। उन्होंने ये शुरू की थी कंपनी, वो CEO रहे काफ़ी अरसे तक। उसके बाद फिर मैंने टेक ओवर किया। और इंडस्ट्री के ही लोग जो हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी बॉडी है, उस बोर्ड ऑफ गवर्नर बना हुआ है। 4 डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। लोकल गवर्नमेंट करती है, KMC करती है, वाटर बोर्ड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री करती है। तो ये 4-5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये एक पब्लिक बॉडी बन गई है। और ये सब मिल करके इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है ये, और ये काम करते हैं इसमें। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की या डेवलपमेंट की, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये है कि आप लोगों का काम ये है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान दिलाएं या उनके लिए कोई काम करें। क्योंकि हम जो देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि बहुत स्लो डाउन आया हुआ है, ख़ासतौर से इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद होती नज़र आती हैं, चाहे आप एनर्जी क्राइसिस कह लें या आप लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल की वजह से कह लें। क्या कहेंगे, क्या इस सिलसिले में आप लोग हेल्प? देखें, जो काटी का रोल है वो ये वाला है, जो ब्रिज अप करना गैप्स को, और इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, डिफरेंट सेक्टर्स में लेके जाना। काइट का जो काम है वो फैक्ट्रीज से बाहर का काम है। बेसिकली रोड्स का
जो ये सारी चीजें सही, हैं ना, ये पानी से, infrastructure होगा तो- सेवरेज से, रोड से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये बेसिकली काइट हैंडल करती है इसको। बात करूं मैं यहाँ पे अगर आपसे कि साहब के जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, जब हम बात करते हैं हमारी सनतों की पैदावार की ख़ास तौर से, तो हम जब ये देखते हैं कि अभी जब मैं बात कर रही हूँ कि स्लो डाउन आया हुआ है, तो ऐसा है क्या, ये फैक्ट है कि काफ़ी स्लो डाउन है जिसकी बेस पे हम ये बात कर सकते हैं कि इकोनॉमी पे हमारे डायरेक्टली जो हिट कर रहा है इस वक्त कोई फ़र्क पड़ रहा है? आप इसको रियलिटी में अगर देखें 2007 से ये इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है, आधा 1% का, बट अदरवाइज तो इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली 2006-07 से संभल नहीं पाई है, डिक्लाइनिंग की तरफ ही है। यही आपकी एक्सपोर्ट्स का हाल है। उसके रीजंस आपके सामने हम बात करते रहते हैं उस पर अक्सर, बट बेसिकली जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो कोई ऐसी मीनिंगफुल ग्रोथ पाकिस्तान में हो नहीं रही है। राइट, ये है हमारे प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं, जिसमें एनर्जी का भी एक मसला है, बट आई एम श्योर जब ये एनर्जी का मसला अब हल होने जा रहा है, उसके बाद भी हमें कोई और अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये फौरी तौर पर सिर्फ एनर्जी के मसले से हल नहीं हो जाएगा। हमारे पास और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है। वो हमारे पॉलिटिकल भी हैं, हमारे दूसरे जो टेररिज्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा। देन विल बी एबल टू इंक्रीज मैसिवली। ऐसे नहीं है 1-2% का इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं होता। आपका इतना इन्फ्लेशन इतना हो जाता है कि आपको वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, वो नुकसान की तरफ ही जा रहा होता है। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ने का बेसिक जो है वो एनर्जी पूरी हो जाए और उसके बाद फिर मार्केटिंग स्ट्रांग हो जाए। सही, आपने जिस तरह अभी जिक्र किया कि हम अगर देखें तो इसमें खाली यही नहीं कि इंडस्ट्री को एनर्जी की, बाकी एक चीज़ ये भी होती है कि हुकूमत क्या उसकी विल नहीं है या वो उस तरह से आप लोग का साथ नहीं दे रही है। क्या इस सिलसिले में कहेंगे, क्या है ऐसा कुछ, आखिर है क्या असल रीज़न इसकी? देखें, बात करने से मसाइल हल नहीं होते। Exactly, लोग जब तक उस पे स्टेटमेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होते। हम कहें कि जी बिल नज़र नहीं आती, ज़बानी तो नज़र आ रही है, लेकिन अब हम बात करते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, अब जैसे हमने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जीरो रेटेड या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जीरो रेटेड की बात की, तो उसको पता लगा जी 1 जुलाई से जो है वो पुराना SRO रिवाइवल हो जाएगा और उस पर काम हो जाएगा। सो व्हाई 1 जुलाई? प्रॉब्लम तो आज है। Exactly. तो आप आज उसको सीधा क्यों नहीं करते? आप फाइनेंस बिल में अगर आपको लेजिस्लेशन में जाना है या अमेंडमेंट करनी है या रिवीजन करनी है तो आज क्यों नहीं कर सकते? एंड सेकेंडली आपके पास 150-200 अरब रुपए जो रिफंड का पड़ा हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स का, उसको क्यों नहीं तेज कर लेते? तो ये कहना कि जी हम सनत को सपोर्ट करते हैं, ये है तो नारा तो है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी नज़र नहीं आती, वो सपोर्ट नज़र नहीं आती। तो 1 जुलाई से करने का मकसद क्या हुआ? प्रॉब्लम आज है, आज हल कर दीजिए फौरी तौर पे। SRB का सीरियस प्रॉब्लम है, SRB को आज तक कोई पकड़ ही नहीं सका। SRB आज तक जो है वो एक्सपोर्टर्स के जिन्होंने रिफंड, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी मसूद नकवी साहब? ये तो सवाल फौरी तौर पे आपके जहन में आता है ना, फिर जब ये सब कुछ नहीं तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक हम एनर्जी की बात करते रहें, सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसके अलावा बहुत सीरियस स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे, और सिर्फ ज़बानी नहीं चलेगा, इसके ऊपर ग्राउंड पे रियलिटी नज़र आनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। तो मसूद साहब, ये रियलिटी नज़र कैसे आएगी जब आप लोगों से मीटिंग्स होती हैं, जब एक बिजनेसमैन जाके मीटिंग में बैठता है और बात होती है कि जी 1 जुलाई से ये होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, या इसका जो लॉ आ रहा है या जो हमने इस पर अमेंडमेंट करनी है, जो सब कुछ करना है हमें 1 जुलाई से करना है, तो उस वक्त एक बिजनेसमैन या एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किस तरह बैठ के बात कर सकता है? फिर वो उस वक्त क्यों नहीं कहता कि आज से क्यों नहीं कर रहे हैं हम इसको? ये बात हो रही है, डिफरेंट लॉबीज, डिफरेंट एसोसिएशन, टेक्सटाइल की, एक्सपोर्ट्स की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बात करती हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि ये प्रोसेस इनका स्लो बहुत है। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो है। हो सकता है ये बिजनेस फ्रेंडली हो सकता है ये इंडस्ट्री फ्रेंडली हो सकता है ये चाहते हो ट्रू सेंस में, टू स्लो, अग्रेसिवली कर नहीं रहे, एजेंडाज कुछ और जहाँ फंस जाते हैं, तो वो इकोनॉमी, इंडस्ट्री और ट्रेड की तरफ जो है ना वो इतना तेज़ी से वो होता नहीं है। लेकिन तेज़ी नज़र आती है तो SROs में नज़र आती है, FBR के आज से ये हो गया, कल से ये हो गया, जो कि एक्चुअली मुशावरत नहीं है, कंसेंट नहीं लेते हैं, अपने अपने रास्ते पे सब चलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए, मेरे ख्याल उसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। एक सवाल और भी आता है जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की और जब एनर्जी के बात करते हैं कि इसकी प्राइजेस की, और अब सबसे पहले सवाल ये आता है, चले एनर्जी क्राइसिस को दूर करने की तो बात अलग है, लेकिन इसकी खासतौर से इंडस्ट्री के ऊपर जब बात करते हैं तो इसकी प्राइजेस कब कम प्राइस पे मिलेंगे?
फ्यूल की बात हो रही जी, है कि बिल्कुल। जो एनर्जी प्रोड्यूस करने जी। के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं, अगर उस पे हम रहे हैं और हमारी फ्यूल कंजम्पशन और ये हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, ये अगर अलाइन कर जाए सारी चीज़ों के साथ, तो आई थिंक वी कैन स्टिल सर्वाइव। हम इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं हमारे रीजन में। जैसे अब इस वक्त फ्यूल की प्राइस कम होते होते अब ये लग रहा है कि ये जो एनर्जी कॉस्ट है ये थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने ये अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाए, नंबर 1, नंबर 2, हमारे पास मार्केटिंग के रास्ते खुल जाएं। कॉस्ट एक चीज़ है, कॉस्ट को भी हमें, कॉस्ट जो है देखिए टोटल प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का या किसी फ्यूल का या एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो 3-4% से ज़्यादा का नहीं है, या 5% का। बहुत सारी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, तो हो सकता है किसी में 10% का हो, बट बाकी भी तो 90% है ना। बाकी इसके अलावा भी तो स्टेप्स हैं, मार्केटिंग के स्टेप्स भी तो हैं, इमेज के स्टेप्स भी तो हैं, आपकी कंडीशंस के स्टेप्स भी तो हैं। वो सारी चीज़ें अगर साथ लेते जाएं तो मेरा ख्याल है वी कैन स्टिल सर्वाइव। सही। अगर हम बात करें मसूद साहब ट्रेड गैप की, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग की है या कोई स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है, या ये अभी जो बढ़ा हुआ है वो पड़ा हुआ ही है? पेट्रोल प्राइस से जो है वो इतना 9-10 अरब रुपए का, अरब डॉलर का इनको फ़ायदा हो गया, तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है ना इस मुल्क के ऊपर कि आपका ट्रेड गैप इतना बड़ा था और आपको ये फ़ायदा हो गया। अब ये टाइम होता है, ये सबके इम्तिहान का वक्त आता है, इनके इम्तिहान का वक्त है, इसको सस्टेन करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ज़्यादा अरसे, ये साल 2016 तो शायद निकल जाएगा, बट ये पेट्रोल प्राइसेस या फ्यूल प्राइसेस जो हैं ये डेफिनेटली ऊपर जानी है। जब ये ऊपर जाएंगी उस वक्त के लिए आज तैयारी कर लेनी चाहिए और तेज़ी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने साल निकलते हुए टाइम नहीं लगता। तो इस वक्त तो रिजर्व्स भी अच्छे हो गए, इस वक्त तो फॉरेन एक्सचेंज भी आपके पास चलता आ रहा है, आपका ट्रेड बिल भी कंट्रोल में आ गया। तो ये सारी चीज़ों में इस वक्त पोजीशन अच्छी है, बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ अगर कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो तो पाएंगे। समझते हैं आपके लॉन्ग टर्म पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि 2006 से हम इंडस्ट्री का ये हाल देख रहे हैं, और आज जब हम ये बात करते हैं मसूद साहब, जब 2006 से हम ये हाल देख रहे हैं, अब जब फरवरी 2016 में हम बैठे हुए ये बात भी करें, जो हमारे सामने रिपोर्ट इस वक्त है कि जी फरवरी में पूरी दुनिया में ही इस वक्त जो है जो सनअती पैदावार है वो थोड़ी स्लो हुई है सब कुछ, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा होगा, जब पूरी दुनिया में ये सब है, हम तो और ज़्यादा स्लो डाउन हो गए होंगे। बिल्कुल, हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स कम है, हमारी रिटेल सेल्स पे फ़र्क पड़ा हुआ है। इस वक्त अगर आप देखेंगे फरवरी के जब टैक्स रेवेन्यू का फिगर अभी तो आया नहीं है, जब फरवरी के टारगेट्स के फिगर सामने आएंगे कि उसके टारगेट के अगेंस्ट में क्या हुआ, तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि इसमें कमी हुई है। अब इसके रीजंस जो हैं वो पाकिस्तान के तो अपने चल ही रहे हैं। पाकिस्तान में इकॉनमी स्लो डाउन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है, एक्सपोर्ट्स आपके सामने स्लो डाउन हुई हैं, हर चीज़ पे फ़र्क आ रहा है। इनको अपने टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे जून तक के। बट द पॉइंट इज़ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया 3-4-5 वजूहात की वजह से। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मिडिल ईस्ट में रीजन में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। हर पूरी दुनिया में जहाँ उसका इम्पैक्ट आता है वहाँ पे पाकिस्तान पे भी आता है, क्योंकि करीब है पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स के बाद में ये बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस पे जो है उसने भी काफ़ी दुनिया पे इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। पूरी दुनिया में जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होकर के जिन कंट्रीज से बिक रहा था, उन्होंने सब ने अपने बजट में कट लगाने शुरू कर दिए। तो जहाँ जहाँ जब आपके पास जिस जगहों से पैसे आ रहे होते हैं वहाँ पे उनके पास इकोनॉमिक कट लगने शुरू होते हैं और उनके यहाँ बजट रिवीजन होती हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। वो पूरी दुनिया में चल रहा है। थर्डली आप देखिए यूरोप में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। ये जब यूरोप का प्रॉब्लम जो कि मिडिल ईस्ट की वजह से शुरू हुआ, उसकी उनकी अपनी इकोनॉमी की, उनके टैक्स बर्डन्स की वजह से, जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है वो बहुत दिनों से उनकी लोग टैक्स पेयर शोर मचा रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा इम्पैक्ट बढ़ते बढ़ते जो है ये ग्लोबल हो गया, और इसकी वजह है ये जो इस वक्त, क्योंकि शेल्फ सेल कम हो गई है, शेल्फ सेल 2-2.5% शेल्फ सेल नीचे हुई हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी फर्क आता है। मसूद साहब, जब हम अपने बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की सनत की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें चलें एनर्जी क्राइसिस को हम दूर कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हम अलग कर देते हैं, लेकिन ऐसे कौन से मेजर इस वक्त करंटली इश्यूज़ हैं जिसको फेस कर रही है इंडस्ट्री? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आप जब भी किसी आप रोड मैप बनाते हैं तो रोड मैप पे आपको डिफरेंट एलिमेंट रखने पड़ते हैं। आपको रोड मैप बनाने के लिए देखना है आपको ट्रेड में ज़्यादा
स्ट्रांग होना है या इंडस्ट्री में ज़्यादा स्ट्रांग होना है। ट्रेड में आप स्ट्रांग फौरी तौर पे हो नहीं सकते, क्योंकि आपके पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपके रीजन में हब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरी दुनिया की बड़ी कंपनीज आकर के किसी भी सिटी में अपने स्टेशंस बना लें, तो ट्रेड जो है वो करंटली पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से, तो इंडस्ट्री रह गई। इंडस्ट्री के एडवांटेजेस आपको क्या है कि आपकी कॉस्ट नीचे है, 1। सेकेंडली, अब आपके एनर्जी के अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो गए तो बेसिकली आपके पास एनर्जी आ गई, आपके पास लेबर आ गई। प्रोडक्शन के लिए तो यही चाहिए होती है ना, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो अब हमारे पास जो चैलेंज आ जाता है वो हो जाता है हमारी एक्सेप्टेंस का। पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये है सबसे बड़ा चैलेंज। तो इस वक्त यही हो गया ना कि कोई आदमी काम करने के लिए आपके पास तैयार नहीं होता, कि सिक्योरिटी थ्रेट तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिजनेस में 5 to 10% या जो भी परसेंटेज होगी वो सेक्रीफाइस कर लेगा। लाइफ थ्रेट या बिजनेस का टोटल रिस्क तो कोई भी नहीं लेने के लिए तैयार। ये हमारा चैलेंज है इस वक्त। इस चैलेंज को हमने फेस करना है कि हमारी एक्सेप्टेंस, हमारा इमेज, हमारी कंडीशंस, हमें इस वक्त इस चैलेंज पे काम करना है कि पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड आ जाए। हम कहते हैं कि जी यूएसए की बात कर लें, हम कहते हैं कि जी हमारे दोस्त हैं, अलाइज हैं, उनके साथ हैं, ये वो सारा सब कुछ करते हैं, बट ट्रैवल बैन तो है ना, ट्रैवल एडवाइस तो हमारे अगेंस्ट ही है ना। तो ऐसे ही दुनिया के सारे मुल्क और या मेन मुल्क ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के लिए हो या नॉन ट्रेडिशनल के लिए हो, हमारा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमारी एक्सेप्टेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो फिर हम इस कंडीशन में आएंगे कि अपनी ग्रोथ जो है वो 10-20% के हिसाब से बढ़ा लें। सही। और ये हम किस तरह फिर कर सकेंगे कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़े, क्योंकि जब तक नहीं हो सकता, जिस तरह आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ना हो, उस वक्त तक कोई आपके इंडस्ट्री तो क्या कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं होता, हर एक को सिक्योरिटी चाहिए। खुद हमने देखा कि यहाँ पे जो यहाँ का रहने वाला था वो बाहर जाते हैं, लेकिन अब आप समझते हैं कि थोड़े जो हालात बेहतर हुए हैं उसके बाद कुछ है, नज़र आता है आपको कि हाँ भाई आगे कुछ ग्रोथ होती नजर आ रही है? करना पड़ेगा। हम दुनिया के बहुत सारे ममालिक देख सकते हैं, पता नहीं एग्जांपल्स अच्छी हैं कोट करने के लिए या नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि जिस वक्त बैरूत में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उस वक्त कोई आदमी अगर बैरूत जाता और जा कर के देखता तो उसमें एक लाइफ जो थी वो चल रही थी, एक एक्टिविटी वहाँ पे चल रही थी, दुनिया का आदमी वहाँ पे आ रहा था। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे इस तरह के वाक़यात कभी हो जाते हैं जो कि बड़े बड़े वाक़यात हैं। ये जो अनप्लेजेंट वाक़यात हैं कोट करना अच्छा नहीं होता, बट ये देखिए कि अगर किसी भी मुल्क में, पूरी दुनिया के नामी ग्रामी मुल्क और नामी ग्रामी शहरों के अंदर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो तीसरे चौथे दिन जो है वो लाइफ जो है वो नॉर्मल स्ट्रीम पे आकर के लाइफ एज यूजुअल का लेवल लगता है और लोग अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो है ये एक के बाद एक जो हमें वार पड़ता है उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हमें ये जो हमारा पीस है, जो ये हमारा काम हो रहा है, हार्मनी पे काम हो रहा है, ये एक्चुअली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इस पे काम करना चाहिए। यस, ये इस तरह के वाक़यात नहीं हो। सेकेंडली, सबको मिल के वापस से एक्सेप्टेंस वाला जो काम है उसके लिए स्ट्रॉन्गली अग्रेसिवली मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और वो मार्केटिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं कपड़ा बनाता हूँ तो मैं कपड़ा बेच लूँ, कोई आदमी अगर सॉफ्टवेयर बेचना चाहता है तो सॉफ्टवेयर बेच लिए, राइस वाला राइस। नो, पाकिस्तान की मार्केटिंग बेसिकली, उसके लिए पाकिस्तान के तमाम ऑफिस, पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद हैं जो काम करती हैं, जो बाहर मौजूद हैं, एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर ऑल टुगेदर मिल के हाथ मिला के काम करें तो फिर तेज़ी से काम हो जाएगा, अदरवाइज बहुत स्लो रह जाएगा। अच्छा मसूद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक सब लोग हाथ मिला के काम नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, खासतौर से इम्पैक्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया पे, क्योंकि असल ज़रूरत तो ये है ना कि पूरी दुनिया पे आपका, चाहे यहाँ पे आप कुछ भी हैं, लेकिन कम से कम आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा और सॉफ्ट इमेज जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम सनतों की बात करते हैं या हम आवाम की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देख रहे होते हैं आने वाले दिनों में जो बजट के ऊपर हम बात कर लें अगर आपसे कि मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे अवाम पे या नहीं, क्योंकि हमने ये भी सुना, क्या बल्कि देख रहे हैं कि जो एक भारी कर्जा जो IMF से लिया हुआ है, तो समझते हैं इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? टारगेट कभी पूरा तो कर पाई नहीं है, हमने देखा टारगेट ही ऐसे रख लिए जाते हैं और हर बार बढ़ा दिया जाता है टारगेट को, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जब हम ADP में और जब हम दूसरे जो हमारे पास जो रेवेन्यू जहाँ से नहीं आ रहा था उसमें हम लोग खर्चा कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स पे जा रहे होते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे होते हैं और बड़े कर्जे लेके जा रहे होते हैं, तो बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है, हमें इतना बड़ा पैसा खर्च करना क्यों है। लेकिन चूंकि अब ले लिया
और लेने के बाद अब हम सिर्फ वापसी की उसकी बातें कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बर्डन तो जी रहेगा। ये बर्डन तो हम 1 मिनट में इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज डिसाइड कर लें, आज ये एजेंडा बना लें कि जी सिर्फ इसको पे ऑफ करना है और हमने वापस और कुछ नहीं लेना है, तो पेट्रोल प्राइस, इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइस बढ़ने से पहले इस एजेंडे पे अगर काम हो जाए इसका फायदा उठा लिया जाए, जो प्राइसेस लो हुई हैं। दिस इज द टाइम। लेकिन अगर ये भी चलता रहे, आप हैवी पेमेंट्स भी करते रहे नए प्रोजेक्ट्स पे, बेसिकली आप बिलियंस में अभी भी पैसे नए प्रोजेक्ट्स पे लेते चले जा रहे हैं। तो ये डिसाइड कर लें कि एक कुदरत ने मौका दिया हुआ है, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि भाई आपको ये मौका मिलता है कि अपने जितने भी डेट्स हैं वो क्लियर करना शुरू कर दें, तो शायद जल्दी हो जाएगा। साहब, इसमें मैं थोड़ी सी आपसे मजीद बात करूंगी, और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जो टैक्स नेट है इसमें किस हद तक इजाफा हुआ है, खासतौर से जो GDP रेशो की बात करते हैं किस हद तक बढ़ा है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हुई थी इंडस्ट्री पे और ग्लोबल इंडस्ट्रियल स्लो डाउन और इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस पे बात करें। हमारे साथ बैठे हुए हैं मसूद नकी साहब, CEO हैं काइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के। इनसे जब मैंने काइट के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि इसका मकसद ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, उस पर काम किया जाता है। मगर मसूद साहब, ये तो एक साइड पे बात, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑयल प्राइसेस की, जब मैं बैठ के देखती हूँ कि हमारे यहाँ जब ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हुई है, हमारे यहाँ उस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र नहीं आया। उसकी क्या वजह है? क्या हम इसके लिए कोई फ्री मार्केट नहीं है, या हम ये कह लें कि कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है? क्या ये भी रीज़न भी है इसकी? क्योंकि जब भारत की मैं बात करती हूँ तो इसमें हमने देखा पिछले महीने में जो हमारा 3 बार उनके ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें कमी वाक़ई आई। 3 बार आपके यहाँ भी कम हुई, 1 महीने में 3 बार तो इंडिया में नहीं हुई। हाँ, मंथली होता है उनके भी अनाउंसमेंट, हमारे भी मंथली होता है, लेकिन शायद उनके यहाँ जो परसेंटेज है वो उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट आ गया। आपके यहाँ इसलिए नहीं आया, उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि आपका जब पेट्रोल 110 रुपये था, आपका टैक्स जो है उसके ऊपर वो 50 रुपये था, सही, या 45 रुपये था। आज आपका पेट्रोल जो है वो 68 रुपीज़ हो गया और टैक्स आपका वही 45 रुपये है उसके ऊपर। तो पेट्रोल प्राइस की जो रेशो है जिस हिसाब से कम हो रहा है, उस हिसाब से पाकिस्तान में प्राइसेस नीचे हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपना कोई पेट्रोल का अगर आपके पास बिल आता हो या किसी डीजल का या किसी भी चीज़ का, तो आप उठा करके देखें तो उसमें टैक्स की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, अमाउंट वही है, टैक्स परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पेट्रोल प्राइस कम होती जा रही है, टैक्स वही है, क्योंकि ये टैक्स जो है इन्होंने बजट किया हुआ है, अपने फाइनेंस बिल में इसको डाला हुआ है, तो वो टैक्स कम नहीं कर रहा है, उसका वो इम्पैक्ट। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है फिर? तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये बनती है कि अगर उन्होंने 25% या 30% टैक्स लेना है, तो पेट्रोल प्राइस जिस पे इंपोर्ट प्राइस है उसका 30% टैक्स लेते रहे। लेकिन इनके बजट जो हैं, जो इनके बजट रेवेन्यूज हैं, जो इनकी टैक्स कलेक्शन है लोकल रुपीस में, उस पर बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। तो वो ये चाहते नहीं है, सही ये चाहते हैं। ब्रेक से पहले इसी पे मैं आपसे बात कर रही थी कि भाई हमने तो IMF का एक भारी कर्जा जो है वो लिया हुआ है, तो फिर किस तरह हम इसको टैक्स नेट का जो दायरा है उसे बढ़ा नहीं बढ़ा, या इसमें इजाफा हुआ या नहीं हुआ? आप समझते हैं कि इससे काफ़ी इजाफा हुआ है, फ़र्क पड़ा है कि हम इस टारगेट को पूरा करेंगे? हम लोकल टैक्सेस के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, वो अभी नहीं होगा पूरा। उसकी रीज़न ये है कि ट्रेड एक्टिविटी एज सच पूरी नहीं हो पाई, जिस तरह से टारगेट की थी वो कम हो गई, या एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे हो गई, तो वो टारगेट्स आपके पूरे नहीं होंगे, इनको रिवाइज करना पड़ेगा उसको। लेकिन जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, जिस हिसाब से ट्रेड कम हुई है, एक्सपोर्ट कम हुई है, जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रही है, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। पाकिस्तान में ऑयल की वजह से, ऑयल के प्राइसेस की वजह से, वो क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री है, इस वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा इनको। वो ट्रेड बैलेंस इनका अभी उसी तरह से रहेगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे जो है, अगर मैं बात करूं कि असल रीज़न क्या है जो करंट ग्लोबल इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आया है उसकी, मैंने तो ये ऑयल प्राइसेस ही नहीं, एक रीज़न है, एक रीज़न है ऑयल प्राइसेस का। सबने जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग है और
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बजट्स जो हैं वो सारों ने रिवाइज किए, सब ने। सही। काफ़ी लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। मैं मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, अच्छा, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। बट दिस इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न तो है ना, मुल्क पूरी दुनिया में अफरा तफरी तो है ना। सही, सही। इतनी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा जो अनरेस्ट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो इम्पैक्ट तो डालता है ना आपकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया जब से ये यूरोपियन यूनियन के प्रॉब्लम्स खड़े हुए, यूरोपियन यूनियन के अपनी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी शैटर हो गई है। आप करेंसी देख लीजिए ना, आप करेंसी देख लीजिए, सारी करेंसीज जो है सारी करेंसीज जो है वो डाउन होते होते अभी इस वक्त जो है मेरे ख्याल बॉटम प्राइस में है। बीच में तो गोल्ड प्राइस बहुत नीचे चली गई थी, बट ये पूरी दुनिया में चल रहा है। इसकी एक रीज़न नहीं है। और फिर दुनिया में जब चेंजेस हो रही होती है ना, अभी चेंजेस भी हैं, यूएसए में चेंजेस आने वाली हैं, तो वो पॉलिसीज़ को लोग देख रहे होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस क्वो में जब जाती हैं तो ट्रेड एक्टिविटी डेफिनेटली नीचे। तो फिर इस पे तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, ये मेजर थ्रेट है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। ये एक फेज है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये थ्रेट तो जब भी ये आता है, थ्रेट तो बहुत बड़ा होता है ये, क्योंकि इसी में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस साफ हो जाते हैं, इसी में चले जाते हैं। जो पाकिस्तान में एक जब फेज़ आया था 2004 में आया, फिर 2007-8 में फ़र्क पड़ा काफ़ी। तो ये एक फ़ेज़ तो आता है, ये ट्रांजिशन पीरियड आता है जिसमें कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो ये एक दुनिया में एक्टिविटी तो हमेशा ट्रेड की चलती रहती है। तो चैलेंज एक बहुत बड़ा है, थ्रेट एक बहुत बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये एक्टिविटी वापस जाएगी। आप अगर एक्स नंबर ऑफ ट्रिलियंस की ट्रेड एक्टिविटी होती है तो वो वापस आएगी, वो ग्रोथ चलेगी। वो रिटेल सेल्स जो हैं, जो शेल्फ चलते हैं, वो अगर 2-3% डाउन अभी हो गए हैं, रिटेल स्टोर्स बहुत बड़े बड़े बंद हो रहे हैं, वो डाउन हो रहे हैं अगर, तो ये वापस ऊपर जाएगा। तो ये एक फेज़ है, इससे निकलना है एंड चैलेंज है। यस, सही। मसूद साहब, मैं जब से प्रोग्राम्स कर रही हूँ, ख़ासतौर जब मैं इंडस्ट्री पे बात करती हूँ या किसी ऐसी बात करती हूँ इन सनतों के बारे में कि पढ़ा भी मैंने हमेशा ये कि हम जो है ज़रूरी बेस है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा। तो यहाँ जब हम अपनी बेस की बात करते हैं तो हम क्या इसके मामले में जो हमारा एक बिजनेसमैन है या जो सनतकार है, उसको कौन से स्टेप लेने चाहिए कि वाकई वो उससे फ़ायदा उठा सके? देखिए, बातें रिपीट होती हैं। मेरा ख्याल है कि मैं ये बात पहले कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं कि आपके प्रोग्राम में किए या कहीं और किए। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि जी हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, तो आपके एग्रीकल्चर है क्या, उसको देख लें। आपका मुल्क चलता किन चीज़ों से, उसको देख लें। ठीक है ना, आपका मुल्क किन चीज़ों से चलता है, फॉरेन एक्सचेंज से चलता है, आपका टैक्स कलेक्शन लोकल से चलता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट से, आप उन सारी चीज़ों को देख लें। फिर आप ये देख लें कि आप कितना पार्ट रूरल है, कितना पार्ट जो है वो अर्बन है। आपका रूरल पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो आपका लेट्स से 70% आप रूरल हैं और वो 70% जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, आप देख लें। आप कॉटन 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 कहते रहते हैं, कॉटन यू आर नो मोर कॉटन। आप जितना भी आवाज़ लगाते रहे कि जी हम 4th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग या 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग, व्हाट्स द एडवांटेज। तो आप इंटरनेशनली इसको एनालाइज करें कि आप क्या उस 70% रूरल एरिया में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे आप क्या हासिल कर रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। आपने अपने अर्बन एरिया में इंडस्ट्री को ये हाल किया हुआ है, आप रूरल एरिया में इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे, कौन हिम्मत करेगा। तो बेसिक प्लान्स हैं और लॉन्ग टर्म्स प्लान है। लॉन्ग टर्म्स में आप एग्रो बेस्ड जाना चाहें, आप वेजिटेबल फ्रूट बेस्ड जाना चाहें, आप लाइव स्टॉक मिल्क, आप आवाज़ लगाते रहते हैं हम मिल्क के इतने बड़े प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू गेट, आप करते क्या हो मिल्क से। आप डेयरी प्रोडक्ट कितनी बना करके दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो, टाइनी मुल्क। आपके आधे शहरों के मुल्क के बराबर जो शहर हैं उनके बराबर मुल्क हैं। आप हॉलैंड के आप देखें तो सही डेयरी प्रोडक्ट, आप न्यूजीलैंड की देखें तो सही, बिल्कुल, आप ऑस्ट्रेलिया की देखें तो सही। आप कितनी टेक्नोलॉजी ले आए यहाँ पे, आपने इस डेयरी प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचा दिया। सो देर इज़ नथिंग राइट नाउ। लेकिन चूँकि एग्रो बेस्ड की आपने बात कर दी, चूँकि लाइव स्टॉक की आपने बात कर दी, आपकी परसेंटेज कंपैरिजन देखें, रूरल क्या है और अर्बन क्या है। रूरल से आप क्या ले रहे हैं, रूरल में आपको क्या चाहिए है। हम ये सोचते हैं कि जी रूरल एरिया में जो है वो कैसे होगा। रूरल एरिया में हमारे से ज़्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हैं,
और वो काम करने को भी तैयार हैं। वो काम करने को तैयार हैं, वो डेडिकेटेड हैं। अगर आपको ये लगता है कि जी वहाँ पे पढ़ाई नहीं है तो आप पढ़ाई से भी शुरू कर दें। बजट्स लगाएं ना, इतने बड़े बड़े अरबों डॉलर के बजट्स दूसरी चीज़ों पे लगा रहे हैं, तालीम पे लगाएं, वहाँ पे रूरल पे। ट्रू साइंस बिल्डिंग नहीं बनाए, सही बिल्डिंग नहीं बनाए, बिल्डिंगें बहुत हैं। हर रूरल एरिया में बहुत खूबसूरत सी टाइल लगी हुई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लेकिन एजुकेशन की बात करें, वहाँ के जो लोग हैं हर रूरल एरिया में रिटायर्ड लोग मिल जाएंगे आपको। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आप उठा लें, बट रिटायर्ड लोग, आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के रिटायर्ड होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको कस्टोडियन बनाएं और फिर देखें कम्युनिटी कैसे नहीं करती। बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, स्टार्ट तो करें। मैं आपसे ये कहने लगी थी, जब हम ये बात करते हैं वही आपने कहा कि रिपीट हो जाती है बात, लेकिन रिपीट इसी वजह से होती है ना कि बातें वही हैं और हम कितनी भी बातें कर लें, यहाँ पे बात ये कि उसको काम किया जाए और काम करते हुए नजर आए। जब मैं जिक्र करूँ इसके कि डेवलपमेंट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले तो काउंटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा उस वक्त तक आपको इंडस्ट्री नहीं काम कर सकती है आपकी। ठीक बात है। तो आप समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इनका कोई ध्यान है कहीं पे, या कुछ कोई मीटिंग में आपकी कभी बात हुई हो, या वही कि जिस तरह जुलाई से ये चीज़ शुरू करनी है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर से इसको भी शुरू कर देंगे हम? हाँ, पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। हम हिस्सों में बढ़ गए इस हिसाब से। एक जगह पे बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, एक जगह पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक जगह पे मीडियम पेस पे काम हो रहा है। अब जब से हम ये जो 18th के बाद या 19th हमारी जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो प्रोविंस के पास ये सारी चीज़ें आई हैं, उसमें हर प्रोविंस का एक अपना हाल आपको नज़र आता है। किसी का हाल अच्छा सरसब्ज आलीशान नज़र आ रहा है, किसी का हाल बुरा नज़र आ रहा है। सो ये एक और जब हम सिंध की तरफ ध्यान दें तो सिंध तो फिर आपको नज़र आता है कि विली नहीं कहीं पे बुरा हाल है। उसकी रीज़न ये है कि ओनरशिप का बड़ा फुकदान हो गया है। अर्बन और रूरल का अगेन ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपस में पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं हो रहे, लोग इतने प्रॉब्लम्स में चले गए हैं अपने किसी और रीजंस की वजह से कि उनका एजेंडा जो है ये डेवलपमेंट वाला और ये चीज़ों का नहीं रह गया। वो अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। बहुत सारे लोग ये काम चलाने वाले मौजूद नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट डाल रही हैं सिंध के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सही। बात करूँ अगर मैं आपके काइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की, आप लोग इस सिलसिले में क्या काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं? क्या आप, क्योंकि अगर मैं कोई कारोबार करना चाहती हूँ या कोई सनत लगाना चाहती हूँ तो मेरा ख्याल है कि मेरी पूरी तवज्जो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ही होगी, जब भी मैं फिर डेवलपमेंट की तरफ भी जाऊँगी। बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारा जो रोल है ना, अभी जो हम यहाँ बैठे हैं, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम अपनी बात जो है वो रिपीट भी करनी पड़े तो करते हैं, पहुँचा रहे हैं और लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ से डिसीजन मेकिंग होती है। काइट का जो रोल है, जो आपने सवाल किया, उसमें यह है कि काइट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। हमने अभी तक तकरीबन 3.33 मिलियन रुपीस 33 मिलियन रुपीस जो कि 33 करोड़ रुपए बनते हैं, वो वहाँ पे लगा दिए। उसमें फंडिंग थी प्रोविंशियल, ठीक है जी, उसमें प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन फेडरल ने उसकी फंडिंग पूरी नहीं की। फेडरल ने कमिटमेंट की हुई है 25 मिलियन की, वो आज तक पूरी नहीं की। वो 33 मिलियन जो है ना, हम लोग बड़े दावे से कहते हैं कि जो 33 मिलियन में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की शक्ल बदली है हमने, वो 33 मिलियन जो है ना, वो 330 मिलियन में भी जो ठेकेदारों से और डिफरेंट तरीक़ों से काम होते वो नहीं होते। हमने पूरी रोड्स बना दी हैं, गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा कर दिया, लाइट लगा दी है, बहुत सारे काम, ग्रीन बेल्ट्स बना दिए हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हमने इस पैसे से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की शक्ल बदल दी है। बट दिस इज़ नॉट इनफ। अब आपके पास फंडिंग नहीं है, जितनी टैक्सेशन छोटी मोटी आप उसके लिए क्या बात है जो फेडरल साइड पे थी, आपने कहा उनकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या उन्हें आपका काम नजर नहीं आया? उन्होंने आपकी ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आपने रोड्स बनाना, लाइट्स का करना, इतनी डेवलपमेंट की, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई? या क्या उनकी तरफ से क्यों कमी? मेरा ख्याल ये है कि अगेन प्रोसेस बहुत स्लो है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, वो वादे हैं, दावे हैं, अभी वो पेपर वर्क हुआ है? मना तो कोई करता नहीं है ना, इस मुल्क के अंदर कोई मना नहीं करता, सब लोग तैयार हैं कि हाँ जी जैसे आप कहें, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है ना वो अनएथिकल है। अभी भी इस वक्त भी हम उस
फंडिंग के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री, एक पूरी फाइल, हर चीज़ बना करके दी हुई है कि भाई ये देखें। और फेडरल मिनिस्टर आज नहीं है, लेकिन पुराने तो फेडरल मिनिस्टर तो फेडरल मिनिस्टर होता है ना, जिसने कमिट किया हुआ 3 मिनिस्टर्स के उसके ऊपर साइन है। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको 1 अरब रुपए देना है, 4, 5, 6 इंडस्ट्रियल एरिया या 1.5 अरब रुपए देना है, उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा चेंज नज़र आता है। ये 1-1.5 अरब रुपए दे करके अपने इंडस्ट्रियल एरिया को सही नहीं करते। आई डोंट नो किस एजेंडा पे चलते हैं। साहब ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब आप लोग एक कंपनी बना के उसके बाद आप इतना काम कर सकते हैं, तो ज़रा सा आपकी हेल्प करने से कहाँ हम पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर तो हम मुझे 2006 से लेकर आज तक इतना बड़ा गैप आ गया है, और हम इस वक्त हम स्लो डाउन जब देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और हम उसके साथ खुद भी पिसते चले जा रहे हैं। इसकी कमी तो हम आसानी से पूरी कर सकते हैं आपस में ही मिल के काम करने से। ये काम हम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो फिर ये वो जो कुछ लोग हैं उनको आप समझा पाएंगे? आप समझते हैं कि अभी तक तो 3 मिनिस्ट्रीज आप कहते हैं कि साइन हो चुके हैं मिनिस्टर्स के, और फिर भी काम नहीं हो सका। देखिए वही बात है, ये तो नहीं होता कि भाई नकी साहब ने किए तो उन्हीं से जाके पूछें? नहीं, ऐसे नहीं है। सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपना काम फिर भी पूरा करते रहेंगे। अगर वो सुनेंगे तब भी, नहीं सुनेंगे तब भी, हमारा काम ये है, क्योंकि हमने ये काम इंडस्ट्री का एज ए कम्युनिटी हमने ये कमिटमेंट कर लिया, ये हमारा पैशन है, हम ये करते रहेंगे। सही। किसी दिन तो उनको भी अकल आई जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको इंशाल्लाह नजर ना सिर्फ हमें काम नजर आ रहा है, बल्कि हमें आगे तरक्की भी नजर आएगी इंशाल्लाह। बात करें यहाँ पे मसूद साहब, कौन सी इस वक्त इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं आपकी नज़र में? आप सेक्टर वाइज बात कर रही हैं? सेक्टर वाइज ही करें हम बात। सेक्टर वाइज देखिए, मुल्क में कुछ आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं जो आपकी बैकबोन बनी हुई है, हम कहते हैं टेक्सटाइल एक बड़ी इंडस्ट्री है। वो टेक्सटाइल जो है वो आपको 10-12 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ला करके देती है, तो और एम्प्लॉयमेंट देती है बेतहाशा, जितनी वैल्यू एडेड की एम्प्लॉयमेंट देती है वो बेतहाशा है। इसके बाद आपके पास फार्मास्यूटिकल की अच्छी इंडस्ट्री है, आपकी राइस की प्रोसेसिंग की अच्छी इंडस्ट्री है। फिर हमारे पास जो इंजीनियरिंग रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम अभी तक इस तरह डेवलप नहीं कर पाए, या हमने जेम्स एंड ज्वेलरी में काम किया था उस तरह से डेवलप नहीं कर पाए कि हम इसको ट्रू सेंस में एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल कर पाते। तो एज सच अगर एक इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें फिर उसके साथ लेदर आप शामिल कर सकते हैं। लेदर का हाल इस वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट उसका कंट्रीब्यूशन तो है। इसी तरीके से टेक्सटाइल में ही अगेन टावल इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये टेक्सटाइल की बेसिक इंडस्ट्री है जो बैकबोन बनी हुई है, ये इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा जितने सॉफ्टवेयर वाले हैं या फार्मास्यूटिकल वाले हैं, इनकी भी एक्सपोर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। राइस वाले हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले हैं, इन सब लोगों को मिल करके सपोर्ट करना चाहिए और शुरू कर देनी चाहिए तेज़ी से, अग्रेसिवली, ताकि इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है मसूद साहब किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि उसके चाहे वो आपकी टेक्सटाइल हो, चाहे वो आपके फार्मा हो, केमिकल हो, या आपके लेदर प्रोडक्ट्स, कितना ज़रूरी होता है कि उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए? क्योंकि लगता यही है ना कि एक्सपोर्ट होगी तो काम नज़र आता है ना, कि आपको लगता है कि हाँ आपको फ़ायदा है, प्रॉफिट है। एब्सोल्युटली। देखिए, इंडस्ट्री अगर एज इंडिविजुअल आप बात करें तो वो तो अपना कमर्शियल एलिमेंट भी देख रहे होते हैं, तो वो तो दौड़ में लगे होते हैं किसी भी तरीके से, बावजूद सारे इन हर्डल्स के और बैरियर्स के, वो तो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका बिजनेस जो है वो स्ट्रांग होता चले जाए, उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल जाए, वो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लग जाए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो हर इंडिविजुअल का ये तो है, वो टेक्सटाइल हो या राइस हो, वो हर एक अपना टास्क पूरा करना भी चाहता है। बट कलेक्टिवली जो काम होने, उसमें मेरा ख्याल है कि हम किसी एक को आइसोलेशन में नहीं लेके जा सकते कि जी इसको ज़्यादा काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है सबको काम करना चाहिए। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में वीक बहुत हो गए। कॉन्फिडेंस बहुत, आपने कहा कि हम कर लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ा टाइम लेते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। डिसीजन होने में टाइम लगता है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा टाइम लगता है। इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, सारी इंडस्ट्रीज़ को, सारे सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा सा फास्ट हो जाए, थोड़ा देखें, टाइम और कैलेंडर्स पे फोकस करें और देखें दुनिया क्या कर रही है। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, अगर आपने पूरी दुनिया में जा कर के अपना माल बेचना है, तो आप देखें पूरी दुनिया है क्या, उसके साथ खड़े होने की कोशिश करें। डिमांड किस चीज़ की है, बिहेवियर क्या है, माइंडसेट क्या है।
आपने उनके साथ बिजनेस करना है तो जिस जगह पे आप जाते हैं उसी जैसे कपड़े पहनते हैं ना। जिस फंक्शन में या जिस वेन्यू में जा रहे होते हैं आप उसी हिसाब से ड्रेसअप होते हैं। जिन लोगों से आप मिलने जा रहे होते हैं आपने उनके साथ अलाइन होना पड़ता है। तो वो माइंडसेट, वो डिसिप्लिन, वो ट्रांसपेरेंसी, वो एथिक्स, वो प्रोफेशनलिज्म लेकर के आपको उनके पास जाना चाहिए। आपको अपने वक्त का ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए वो कैसे अपने वक्त को यूटिलाइज करते हैं, सुबह से शाम तक उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इंडिविजुअल से लेकर के एज ए कंट्री के वो कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करते हैं नहीं करते, उनका कोई फंक्शन अगर किसी वक्त शुरू होना होता है उसी वक्त होता है, उनका टॉप बॉस क्या कर रहा है। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। उसी अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, इंटरनेशनल बिजनेस पे, और मैं आपसे बात कर दूं जोड़िया बाजार की या कोई और बात कर दूं डोमेस्टिक, तो अलाइन नहीं हुए ना हम दोनों। तो मुझे अलाइन होना है आपके साथ। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जिन लोगों के साथ काम करना है उनके साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा, अलाइन हो जाए और फास्ट। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपको उनके साथ जो है ये सब कुछ देख के अपना माइंडसेट बना के अलाइन करना पड़ेगा। मगर जब आपने इसी में दौरान आपने एक बात की गवर्नमेंट सेक्टर की, जब आप बात करते हैं कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि 50%, अगर 100% नहीं तो 50% तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी आप लोग का साथ दे, जब भी कामयाबी होगी। बाकी आप कितने माइंडसेट बना ले कुछ भी, जब तक आप आगे नहीं पहुंचा सकते अपने आप को। गवर्नमेंट सेक्टर दो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट सेक्टर एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, दूसरा जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारे अफसरशाही है, जो हमारे सारे जिन्होंने वहीं रहना होता है। लेकिन हम फौज में एक चीज़ मुहावरा सुनते हैं, वो कहते हैं जी जैसा अफसर वैसा लश्कर। तो ये सब लोग जो हैं, ये गवर्नमेंट मशीनरीज जो हैं, ये देख रही होती हैं कि ऊपर अफसर कैसा है, उसका डिसीजन स्लो है, फास्ट हैं, उसका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं और उसी तरीके से। तो हमारे हुक्मरान जो हैं उनको अपनी डायरेक्शन सीधी करनी पड़ेगी, और वो हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ एक, हम इस तरह से बात नहीं कर सकते कि जी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे सारे कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ये सारे लोग जो हैं इनको अलाइन होना पड़ेगा, और फिर इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। सही, थैंक यू सो मच मसूद नकी साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और 100 बातों की एक बात, जिस तरह मसूद साहब ने भी कहा कि ना सिर्फ तमाम हमारी गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें लाइन होना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खाली एक इंडस्ट्री, चाहे वो लेदर की हो, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, उसको खाली काम नहीं करना, बल्कि चाहे ऑटोमोबाइल हो, पेपर हो, केमिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल हमें कितना जो है अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है या काम किस तरह से करना है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।